भारतीय वैश्विक परिषद नई दिल्ली एवं राजनीति विज्ञान विभाग महाराणा प्रताप विद्यालय जंगल भूखड़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक इस विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के तृतीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी, आज के तृतीय सत्र के विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य और हमारे परम मित्र डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी, इस तृतीय सत्र के संचालक श्री अभिनव त्रिपाठी जी, जो कि सहायक आचार्य हैं राजनीति विज्ञान विभाग में इसी कॉलेज के, और इसी कॉलेज से गृह विज्ञान विभाग की सहायक आचार्य प्रतिवेदक की भूमिका में उपस्थित डॉक्टर दीपशिखा नाथ बंसी जी, उपस्थित समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और मीडिया से संबंधित सम्मानित मित्रगण, सबसे पहले मैं आप सभी का इस सत्र में सादर अभिवादन कर रहा हूँ। मित्रों, एक बात मैं पहले ही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो मंच है और जो मंच के प्रमुख श्रोता के रूप में जो लोग भी उपस्थित हैं, उन सबसे अगर मैं अपनी तुलना करूं तो शायद इस विषय पर सबसे कमतर स्थिति हमारी है ज्ञान की, क्योंकि मैं मूलतः दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। एनीवे, फिर भी कुछ कहने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो इस निवेदन के साथ कि मैं बहुत संक्षेप में दिए गए समय से 1 मिनट पहले ही अपनी बात संपन्न करूँगा, इस निवेदन के साथ कि अगर मैं कुछ ठीक ठाक कर पाया तो वो सार्थकता होगी मेरे उद्बोधन की, और अगर कहीं त्रुटियाँ होती हैं या विषय से मैं विचलित होता हूँ, विशृंखलित होता हूँ, तो आपसे निवेदन है कि आप उसे अपने सुर में मिला के और हमें माफ़ करेंगे। तो इसी के साथ मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूँ। अगले जो 10 मिनट टाइम है हमारे लिए, तो 10 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि 9 मिनट में अपनी बात को संपन्न कर लूँ। अगले 10 या 9 मिनट में जो भी मैं कहने वाला हूँ उसको एक लाइन में अगर मैं बताऊँ, पहले ही बता देता हूँ कि मैं क्या कहूँगा, तो एक लाइन में वो बात है कि भारत की विदेश नीति भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अवलंबित है, यही मैं कहने वाला हूँ। और वो केवल अभी नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अद्यतन ये स्थिति है। क्यों है, उस बात को बताने के लिए मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात रखने के लिए निगमन प्रणाली का प्रयोग कर रहा हूँ। उसमें यथानुसार वो गुणात्मक भी है, थोड़ा सा मात्रात्मक भी है और सापेक्षिक है। हम जो बात कहेंगे वो संदर्भ ग्रंथों पर, हमारी नीतियों पर अवलंबित है। केवल उसको विश्लेषण के रूप में आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैंने जब कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अवलंबित है, तो अब तक आप ये सुनते रहे होंगे कि भारतीय जो शिक्षा नीति है वो भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अवलंबित है, बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। बहुत सुना होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम,
उस पर हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि भारतीय विदेश नीति भी भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अवलंबित है। तो क्यों है मित्रों? भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणाली तत्व की प्रणाली है, तत्व की प्रणाली है, ज्ञान की प्रणाली है, तर्क की प्रणाली है। उसके पीछे मूल्य क्या है? स्वतंत्रता का मूल्य है, समानता का मूल्य है, बंधुत्व का मूल्य है, न्याय का मूल्य है। मूल्य क्या है? नीति क्या है? इसके पीछे अब तुरंत ये जो भी बात आएगी, जिन भी प्रत्ययों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो ये सवाल पैदा होगा कि ये क्या है, व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दैट। ये तुरंत यहाँ सवाल खड़ा होगा कि इसके पीछे दर्शन क्या है। मित्रों, दर्शन की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसकी चर्चा मुझे यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति या कोई भी नीति जो नियम पर, कर्म पर, कर्तव्य पर अवलंबित होती है, उसके पीछे जो दर्शन होता है, दर्शन की एक ब्रांच होती है जिसे हम इथिक्स कहते हैं। और इथिक्स में 3 टाइप्स होते हैं: इथिक्स, मेटा इथिक्स, अप्लाइड इथिक्स। जो कुछ भी हमारे सामने है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। वॉट एवर अराउंड अस वो इन्वायरमेंट है। जब उसे हम कॉन्साइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध की जब चर्चा करते हैं, तो उसमें 2 मूल्य आते हैं, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। साध्य मूल्य और साधन मूल्य। साधन और साध्य मूल्य की व्याख्या में नीति शास्त्र में जो उसका अप्लाइड, मेटा और इथिक्स जो स्टैंडर्ड है, तीनों को संयुक्त रूप में जब हम सामने रखते हैं, तो वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इवन डिफेंस और फोर्स, इसको संयुक्त रूप में जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो विदेश नीति के रूप में हमारे सामने आती है। उसके पीछे जो दर्शन है, मैन का नेचर के साथ रिलेशन, उसी में एक है मैन का मैन के साथ रिलेशन, मैन का सोसाइटी के साथ रिलेशन, मैन का देश के साथ रिलेशन, एक देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन, पूरे मानवता के साथ कंट्री की पॉलिसी का निर्धारण। ये जब बात आती है तो इसमें 3 थियरीज आती हैं, जिसको आप लोग सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जब मानव का साध्य मूल होता है, मैन जब केंद्र में आता है, तो उस थियरी को कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक, मानव केंद्रवाद। वहाँ नेचर में सब कुछ साधन है, मनुष्य ही केंद्र है, जो कुछ भी है हमारे लिए है, हम ऐसा निर्धारित करते हैं और अपनी सारी नीतियों का निर्धारण करते हैं, चाहे वो नीति के रूप में हो, विदेश नीति के रूप में हो, वैश्विक धरातल पे हो। जब हम कहते हैं, उससे जब ऊपर बढ़ते हैं और उस विचार को खंडित करके हम कहते हैं कि नहीं, अन्य का साधन मूल्य नहीं है, वो भी हमारे लिए बराबर का महत्व रखता है, लेकिन कौन? तो सभी लिविंग बींग्स उसके केंद्र में आ जाते हैं और उसको जो विकास करती है, उस थियरी को कहते हैं हम बायोसेंट्रिक, जैव केंद्रवाद। जैव केंद्रवाद में लिविंग बींग्स का साध्य मूल्य होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लेकिन उसके अलावा जो नॉन लिविंग बींग्स हैं वो साधन बन जाते हैं। और ये जो मत है, ये जो नीति है, ये जो दर्शन है, ये जो विचार है, वो बढ़ावा देता है दोहन का, शोषण का, और उसका बड़ा इम्पैक्ट वैश्विक धरातल पे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में दिखा। और जब हमने प्रकृति को ध्वस्त किया और इसी में हम मनुष्य के उन क्रियाकलापों को भी ध्वस्त करते रहे, दोहन करते रहे, तो इससे ऊपर हम बढ़ते हैं और आंदोलन हुआ, तमाम फिलासफर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। एक नई थियरी आई जिसमें कहा गया कि नहीं, जो साधन और साध्य का मामला है, सभी साध्य हैं और परिस्थिति बस सभी के साधन मूल्य हैं। Nothing is in isolation in this entire cosmos. Everything is interconnected. Everything is interdependent. सब सम है, सबका सरोकार है, सबकी वैल्यू एक समान है,
सभी साधन भी हैं, सभी साध्य भी हैं, या सभी साध्य भी हैं और सभी साधन भी हैं, जितने पूरा नेचर, पूरा इकोसिस्टम हमारे साथ है। इसको जब प्रतिपादित किया गया तो थ्योरी आई इकोसेंट्रिक या पारिस्थितिक केंद्रवाद, जो आगे चल के आर्नेनेस, एक नाम ले रहा हूं, उन्होंने उसको डीप इकोलॉजी के रूप में प्रतिपादित किया। मैं ये बात क्यों मैंने कहा, ये सारी बात पूरे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के संबंध में लागू हो रही है। इसके पीछे एक थियरी है और या थियरीज है जो इथिकल है। उसी थियरीज में एक पक्ष है जो विदेश नीति का मामला बनता है और हम डिसाइड करते हैं कि हम कैसे अपने देश के नागरिकों, देश के हितों को दुनिया के अन्य देशों के साथ, मानवता के साथ, नेचर के साथ और पूरे इंटायर कॉस्मॉस के साथ अपने संबंधों को कैसे रेखांकित करें, कैसे निर्धारित करें और उसके साथ कैसे सहकार के साथ जीवन जिए। इसलिए मैंने ये बात की कि इसके पीछे जो थियरीज हैं ये हैं। अब ये जो पर्सपेक्टिव है, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। आपको तुरंत सवाल पैदा होगा, आप कहेंगे कि जो स्वतंत्रता आपने कहा, समानता कहा, न्याय कहा, रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर कहा, तो और जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, बायोसेंट्रिज्म है, इकोसेंट्रिज्म है, डीप इकोलॉजी है, ये जो टर्म है ये तो विदेशी टर्म है, वेस्टर्न फिलॉसफी के, वेस्टर्न इथिक्स के टर्म है। और आप पहली बात कह रहे हैं कि भारतीय विदेश नीति ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा पे, भारतीय नॉलेज सिस्टम पे अवलंबित है। मित्रों, बहुत ही विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमें जानते हैं हमें ईदर वे में ये प्रस्तुत करके बताया गया है। मूलतः उस समय प्लेजरिज्म नहीं था। अगर ये रहती बात और हम लोग इतने अवेयर रहते और हम लोक कल्याण के लिए बात न करते, जैसा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अभी अपने पेपर में कहा, और कुटुंबकों की बात की, हमारे शास्त्रों की बात की, हम दुनिया को पूरा हमारी जो मूल अवस्थापना है वो है कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस यूनिवर्स, नथिंग इज इन आइसोलेशन, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ये हमारे शास्त्रों की बात है। और ये बहुत पहले, बहुत रोचक बात बताऊं, जो अभी 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, 2022 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को, फ्रांस के एलन आस्पेक को, अमेरिका के जॉन क्लाजर को और ऑस्ट्रिया के एंटन जेलिंगर को क्वांटम एंटेंगलमेंट में बहुत लेटेस्ट और फिजिक्स की नई विधा पर वो नोबेल प्राइज दिया गया है। उसका जो बेस है, मूल है मित्रों, कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस यूनिवर्स, नथिंग। रियलिटी इज अ वेव फंक्शन, इट कोलेप्सेस इनटू समथिंग व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय एनी ऑब्जर्वर। और ये बात हमारे वैदिक वाङ्मय में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ब्रह्मसूत्र में, हमारे गीता में और लेटेस्टली शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में बहुत ही अच्छे तरह से स्टेब्लिश की गई है। हम ये जानते हैं कि हमने समानता, हमने स्वतंत्रता, हमने न्याय, हमने फंडामेंटल राइट, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब लिया है वहां से, आयरलैंड से, अमेरिका से, ब्रिटेन। रियलिटी ये है कि वो लोग हमारे शास्त्रों के इन मूल्यों को, इन प्रतियों को, इन सिद्धांतों को अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू प्रदान किए और मॉडर्न एरा में हमने फिर वहां से लिया। तो हम समझते हैं कि हम वहां से लिए, ये बेस हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान प्रणाली पर है, उसका बेस या वो आधारित है। इसलिए मैंने कहा, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल केवल आपके साथ सामने रखूंगा। हमारे तैत्तरीय उपनिषद में 5 कोशों की अवधारणा है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आप लोग ठीक होंगे, उस पर डिटेल में मैं चर्चा नहीं करूंगा। और इसी बात को क्वांटम एंटेंगलमेंट में, इवन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 60 के दशक में जो बात आई, जो लेटेस्ट, पहले हम समझते नहीं थे, अब जब लैब में प्रैक्टिकल के द्वारा साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं वो बात हमारी, तब हम अवेयर हो रहे हैं। इस समय दुनिया लोड ले रही है भारतीय ज्ञान परंपरा की, योग की, शंकराचार्य के दर्शन की। उसके पीछे ये लेटेस्ट फिजिक्स की शोधें हैं।
और ये कितने पहले, मैं ईसा वाक्योपनिषद की एक बात कहूँगा, क्यों मैंने कहा, मैं पुनः वहीं आ जा रहा हूँ। भारतीय सरकार का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और वही विदेश मंत्रालय का भी आदर्श वाक्य है, वो क्या है आप जानते हैं, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते वो आदर्श वाक्य है। वह उसमें जो बात कही गई है, सत्यमेव जयते नारितम सत्येन पंथा इततो देवयानः एनाक्रमयन् ऋषयो याप्त कामो यत् तत्तस्य परमं निधानम्, वहाँ से लिया गया है। यह श्लोक किसका है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये मांडुक्य उपनिषद का 3.1.6 सूत्र है। आदर्श हमारा मांडुक्य उपनिषद का वो है और उसी आदर्श वाक्य पर हमारी भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की स्थिति है, उसी को भारतीय विदेश मंत्रालय स्वीकार करता है और उसी पर अवलंबित होकर हम जो भी नीतियां बनाते हैं उसमें लोक होता है, लोक ऐसा होती है, लोक कल्याण होता है। इस बात को ईशोपनिषद में बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्यत् विघ्नम्। बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात कही गई है और वो तब जब उनके पैमाने पर हजारों साल पहले कही गई है और वो आज हमारे सामने प्रस्फुटित हो रही है विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय नीति किस पर अवलंबित है, तो मूल्यों पर अवलंबित है, नैतिकता पर अवलंबित है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये जो कोर है और जो डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में पूर्व में अवस्थित है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इंटायर कॉस्मॉस को एक यूनिट मानते हैं और उसमें ये जानते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल ऑफ द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड का मूल चेतन है, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए सबके हित परस्पर पूरक के रूप में, परस्पर संबंधित रूप में हमारे सामने है। ये ज्ञान है और ज्ञान से ही भारत कभी और आज भी विश्व गुरु की स्थिति में अवस्थित था। बात अपनी मैं यही निर्देशानुसार संपन्न करता हूँ। आप लोगों ने धैर्य से सुना, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत